सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन का जो केस था रोही ज़ारा सैयद का, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का और ब्लैकमेलिंग ये सब का काम और फिल्मिंग ये सब कह रहा था वो लड़के ने, वो जो केस आपकी IHRC में आया था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, उसके सिलसिले में पूछने आया था कि आपने क्या किया उसमें। एक्चुअली ये एक गोंडी श्रीनगर लोटस कॉलोनी में रहने वाली रोही ज़ारा सैयद करके एक लड़की है। इसका एज क्या है? इसका एज अभी फ़िलहाल 37 की, 1983 की उसकी बर्थ डेट है। और ये मैरिड लेडी? नहीं, अनमैरिड है। ओके। ये हमारे IHRC के अंदर, हमारे नई मुंबई सिटी के अंदर में एक अफजल शेख करके है, उनकी डिफरेंस से हमारे पास में केस आया हुआ था कि ये लड़की मतलब एक अपना बिलाल शेख करके एक लड़का था जो पहले इसके मुंबई में रहा करता था। मॉडर्न कॉलेज में ये लोगों ने साथ में स्टडी किया। 1999 से ये लोग स्टूडेंट थे, साथ में क्लासमेट थे जी। और इनका अफेयर था। 2005 में तकरीबन ये लड़के ने, उसका एक लड़के का फ्लैट था, उसके डैडी या उसके बड़े भाई किसी का फ्लैट था, उसने वहाँ पर इसका हैंडीकैप कैमरे से उसके साथ में फिजिकली रिलेशन किया, रेप किया और उसका हैंडीकैप कैमरे से पूरा शूट किया। फोर्सफुली या इन लोग का अफेयर था? अफेयर था, अच्छा अफेयर था, फोर्सफुली से कुछ भी नहीं था, ये लोग का अफेयर था। और वो अफेयर होने के बाद में वो चलता रहा। 1999 से ये लोगों का अफेयर था। 2005 में ये लोगों का रिलेशनशिप हुआ घनसोली के अंदर में, एक फ्लैट के अंदर। उसके बाद में वो वीडियो उसने शूट किया और लड़की को 2008 से लेकर अब तक का 2020 फरवरी तक का वो उसको ब्लैकमेलिंग करता रहा। वो वीडियो दिखाकर उसको धमकाया करता था कि मतलब तो मुझे पैसा दे, ये कर। काफ़ी बार उसने ऐसा उसको बुलाकर, कभी अहमदनगर में, कहीं मुंबई में, कहीं वो फ्लैट में 2-3 जगह पर उसने कुछ होटलों के अंदर भी उसको बुलाकर उसमें रिलेशनशिप किया और उससे तो पैसा भी मंगा करता था। अच्छा, ऐडता था पैसा, एक्सटॉर्शन वगैरह तो भी हाँ करता था। तो उसने कई दफ़ा, वो लड़की ने, उसके ATM कार्ड्स थे 2, बैंक ऑफ बड़ौदा में और एक दूसरा भी कोई बैंक था, शायद एक्सिस बैंक था या कोई दूसरा होगा। तो वो ATM भी उसके पास था, तो ATM से भी पैसा विड्रॉल किया करता था। फिर वो अपने RTGS भी करती थी अपने अकाउंट से उसके अकाउंट के अंदर, फिर उसके बैंक के अकाउंट में भी डिपॉजिट किया करती थी, कैश भी थी। तो तकरीबन ये अमाउंट 13 से 14 लाख रुपया होता है, जिसके अंदर उसके अंदर वो कैश उसने 2.25 से 2 लाख रुपए कैश लिया हुआ है। बाकी ATM, RTGS और उसके अकाउंट में जो डिपॉजिट किया करती थी वो ऐसा अमाउंट 10 से 11 लाख रुपए वो अमाउंट होता है। तो वो बहुत दिनों से परेशान थी, माइंड डिस्टर्ब। तो वो लड़की ने कभी किसी को शिकायत नहीं की, वो डरी हुई थी, रिश्तेदारों से किसी से शेयर नहीं करी। एक्चुअली इसी टेंशन के अंदर में उसकी मम्मी को पहले से अटैक हुआ। आज वो एक साइड उनका पूरा बॉडी 50% काम नहीं करता है। इनके डैडी है, काफ़ी एजड है और वो भी मतलब उनका कोई काम धंधा नहीं है। ये लड़की जॉब करती थी, एक टूर एंड ट्रैवल में कोई केरला की कंपनी थी जो पहले यहीं कहाँ थी ऑफिस उसकी, यहाँ से ऑपरेट किया करती थी। लोग कोई बहुत बड़े पैसे वाले भी नहीं थे, बट ये लड़की की इज्जत थी। तो ये मतलब बार बार ये बोलता था कि तू पैसे नहीं देगी तो तेरे गवंडी के अंदर में, तेरे मोहल्ले, तेरे रिश्तेदारों के अंदर मैं पूरा वीडियो वायरल कर दूंगा। तो कभी किया उसने वायरल? नहीं किया, दिखा के सब धमकी वगैरह? हाँ, बस यही किया। काफ़ी टाइम से मतलब वो परेशान थी, उसने किसी को शेयर नहीं किया। लास्ट मंथ में रमज़ान के महीने के अंदर ये लोग ने अपनी तबीयत खराब हो गई और उसने शादी भी इसी वजह से नहीं की। जब उसे घर में सब बातें मालूम पड़ी तो उसका भाई भी ये सुनकर अलग हो गया। फाइनेंशियली कंडीशन इनको बहुत ही लो हो गया। उसके अलावा रमज़ान के महीने के अंदर उसने इसकी सिस्टर से शेयर करी, इसकी सिस्टर ने अफजल से शेयर करी जो नई मुंबई के अंदर मेरा सेक्रेटरी है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अंदर, सिटी ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर में नई मुंबई का सिटी की सेक्रेटरी है वो। उन्होंने मुझे शेयर किया, अपने रियान भाई ऐसा एक मैटर आया हुआ है, ऐसे एक प्रॉब्लम है। तो रियान जी, मेरा समझ नहीं आ रहा है, पहले तो कोई भी किसी के ऊपर कोई यातना हो, कुछ भी हो, पहले पुलिस को कुछ शिकायत कर, तो पुलिस को शिकायत नहीं की, उसके बदले पुलिस स्टेशन में जब ये गई थी तो उसका FIR नहीं हो रहा था। वहाँ पर कुछ एक ऑफिसर थे जो मतलब वो नहीं ले रहे थे FIR, कुछ कारण के अपलोड किया क्या, ये घटना कब की है, तभी क्यों नहीं है, अभी क्यों है, अभी कुछ नहीं होने वाला, इस तरीके से घटना होती थी। तो बेचारी को 1 से 2 मरतबा वहाँ से भगा दिया गया। हमारे जोन 6 के शशि कुमार मीना साहब, DCP साहब है हमारे, डिप्टी ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये थे। तो मैंने इनको तुरंत ही फ़ोन किया, मतलब साहब ऐसी बात है, लड़की बहुत परेशान है और उसका FIR नहीं हो रहा है। और शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के अंदर में शायद सीनियर भी शायद नहीं आए हुए, उनका नाम किशोरी गायके नाम है उनका। DCP साहब ने तुरंत उनको फ़ोन किया, मेरा नंबर उनको दिया, मेरे को उनका नंबर दिया,
मैंने उनको फोन किया और 1 घंटे के अंदर में FIR लॉन्च हो गया। उसके ऊपर कलम लगा 354, 385, 420 और 376। ये DCP साहब ने के बोलने के ऊपर शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के अंदर में केस रजिस्टर्ड हुआ। लास्ट ट्यूसडे के अंदर हमने हमारे वहाँ पे अहमदनगर जिले के अंदर वो लड़का रहता है, मुकुंद नगर के अंदर में वो लड़का रहता है, उसका जिम भी है। वहाँ के SP साहब जो हमारे अपने अखिलेश कुमार सिंह साहब है, जो हमारे पहले मुंबई में जोन 7 के DCP थे, तो वहाँ पर पुलिस उनको कांटेक्ट किया, बोला साहब मुझे आपकी हेल्प चाहिए और आपकी मुझे मदद चाहिए, ऐसा केस है। साहब ने मुझे मंडे को बुलाया, बट मंडे किसी कारण हम लोग नहीं जा सके। ट्यूसडे के दिन हम लोग वहाँ गए, साहब को सारा बताया, उनको सारा एविडेंस दिए, स्क्रीनशॉट्स थे, ट्रांजेक्शन से कुछ हम लोगों ने PDF फाइल वगैरह बनाकर प्रिंट आउट करके उनको दिया। साहब ने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद में उसको लोकल पुलिस स्टेशन, कैंप पुलिस स्टेशन करके अहमदनगर के अंदर एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर जाने के बाद में 1 घंटे के अंदर वो आरोपी को पकड़ के लाया गया। दूसरे दिन उसको घनसौली पुलिस स्टेशन के अंदर में लाया गया, क्योंकि ये केस शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन की लड़की रहती थी करके वहां लॉन्च हुआ, बट एक्सीडेंट कोपरखेन्ना में होने के कारण वो केस कोपरखेन्ना शिफ्ट हुआ। तो वहाँ के पुलिस को फिर वहाँ पर दिया गया, वो लेकर आके फिर उसको परसों के दिन, फ्राइडे के दिन में उसको कोर्ट में खड़ा किया, PC मांगा और अभी वो सिलसिला स्टार्ट है। तो इसी तरीके से तो पुलिस ने मतलब फिर भी और स्ट्रिक्टली और क्यों नहीं पेश आया उसके साथ? जैसे कि अभी फिल्मिंग करना, अश्लील वीडियो शूट करना, उसका कोई कलम लगाया नहीं अभी तक? अभी उसका कलम लगा, पुलिस अपनी तरीके से जांच कर रही है, काम कर रही है, और कोई नया मैटर तो है नहीं। 15 साल पुरानी घटना है, वक्त तो लगेगा ही। अब जहाँ तक कि है कि जब मेरे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर साहब का मुझे तो नहीं लगता कि अब जो सरकार है और जो हमारे अनिल देशमुख साहब जो है और उनके होम मिनिस्टर बनने के बाद में कि कहीं पर भी पुलिस कहीं पर रियायत करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट भी, प्रशासन भी अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है और मुझे भरोसा है अगर कभी पुलिस अगर सही तरीके से काम नहीं करती तो 1 घंटे के अंदर ना ही FIR लॉन्च होता और ना ही 3rd दिन उसको 1 घंटे के अंदर अरेस्ट करके यहाँ मुंबई उसको भेजा नहीं जाता। पुलिस अपनी तरीके से काम कर रही है, बट पंचनामा वगैरह, लड़की का मेडिकल भी कल हुआ, आज पंचनामा हुआ, तो इसी तरीके से काम हो रहा है। पुलिस अपने तरीके से काम करेगी, कोई नया मैटर तो है नहीं, पुराना सारा जांच वाच करने के बाद में सारा चीज करेंगे। और मेरे को तो नहीं लगता है कि वो लड़का कहीं पर बचेगा, क्योंकि सारे एविडेंस है। नहीं, यातना तो बहुत हुआ लड़की के साथ, क्योंकि वो यातना मतलब शारीरिक नहीं, मानसिक और पूरा जिंदगी बर्बाद करने का। वो लड़की को शुगर डायबिटीज की पेशेंट भी हो गई है और 37 ईयर्स ओल्ड होगी, उसकी शादी नहीं हुई, उसके कारण उनकी छोटी बहन की शादी नहीं हुई। अभी उसका हालचाल कैसा है? डिप्रेशन में है? डिप्रेशन में है वो इस वक्त में, और पहले उनका खुद का घर था और आज वो लोग रेंट पे रह रहे हैं। जी ठीक है। और इसके अलावा मतलब इन्वेस्टिगेशन से आप लोग पूरा संतुष्टि है आप लोग का? पुलिस इन्वेस्टिगेशन बोले तो पुलिस प्रशासन जितना आया चाहे यूमन राइट्स का हमारा काम था, हमने अभी वो किया। अभी हम कोई न्यूज रिपोर्ट तो है नहीं, या डिपार्टमेंट के तो आदमी है नहीं कि इसके अंदर हम, मेरे को तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी वुमेन विंग के जो आयोग जो है, जो हमारे स्टेट के मिनिस्टर जो होंगे वो लेडीज है, हम उन तक बात, वो आयोग तक हम बात लेकर जाएंगे और जितना हो सके हमारा आईएचआरसी टीम पूरा इसके पीछे लगा हुआ है, इसके पीछे, और लड़के को पूरा सजा और उसका जो भी कोर्ट में जो मामला गया हुआ है, जब तक का मतलब कोर्ट का मतलब ये डिसीजन नहीं आएगा हम उसको कुछ नहीं कर सकते। जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया बस वही उसी को मानते को स्वीकार करके वो हम उसके ऊपर सहमत रहेंगे। तो मतलब आपका आईएचआरसी का पूरा मीडिया टीम में लगा हुआ है काम पे, है ना? मीडिया बोले तो कैसा है, आईएचआरसी मैं खुद इसके पीछे लगा हुआ हूँ जी, प्रेसिडेंट होने के नाते। ह्यूमन राइट्स का असल में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, एनजीओ है, फाउंडेशन है। ये मेरा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो जेनेवा से रजिस्टर्ड है, यूनाइटेड नेशन के अंडर में उसके गाइडलाइंस के ऊपर ये काम कर रहा है और हमारा 27 कंट्रीज के अंदर में काम कर रही है। इंडिया के अंदर भी 20 स्टेट था, अभी डिसॉल्व किया, अभी 11 स्टेट में अभी पहुंचे। महाराष्ट्र के अंदर भी कोने कोने से लोगों को अब तक का लिया गया है, आईएचआरसी टीम में जोड़ा गया है। तो आईएचआरसी खुद इसके पीछे और मैं खुद इसके पीछे हूँ, मेरी टीम पूरी इसके साथ में है और मेरा पूरा कमीशन इसके साथ में है, पूरा नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल इसके साथ में है जी। और जरूरत पड़ने के ऊपर हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर ऐनुल हुसैन साहब, ये यूनो जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो उसके मेंबर भी है। वक्त आने के ऊपर यूनो कोर्ट के अंदर भी ये मामला हम लोग पुटअप कर सकते हैं। जी।
तो ये आईपीसी सेक्शंस तो लगा है, लेकिन ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन भी है काफ़ी, कि स्लेवरी और मतलब वुमेन के साथ में जो इतना ये सब हुआ है इतना अटैक्स, वो सब ह्यूमन राइट वायलेशंस के अंडर आता है। उसका भी सेक्शंस लगे, जरा कोशिश करिए कि वो भी हो जाए तो अच्छा। हम कोशिश बोलते हैं, इतना सब धारा लगने के बाद में 376 कोई छोटी धारा नहीं है। जी जी। 424 भी कोई 420 भी कोई मतलब कोई छोटी धारा नहीं है। 385 और 354 भी कोई छोटी धारा है। चारों कलम जो लगी चारों के मजबूत थे, और उसने उसे अपराध किया है करके उसके ऊपर में वो कलम लगी है। कोई प्रेशराइज यहाँ से फोन करके वहां से फोन करके प्रेशराइज करके जेन्युइन केस नहीं हुआ है, जेन्युइन केस प्रॉपर ही ये प्रॉपर लड़की के ऊपर में इतना अत्याचार हुआ है। वो गम सहती रही, सहते सहते उसने अपने आंख पे बीमारी ले ली। बीमारी लेने के बाद में आज जो उसको डायबिटीज का बीमारी लग गया, डिप्रेशन में गई, वो दवा चालू है। तो कहीं ना कहीं वो लड़की के साथ में बहुत अन्याय हुआ है। और इस वक्त में जब उसने उसको देखा कि आया चाची ने जिस तरीके से 1 घंटे के अंदर एफआईआर लॉन्च करवाया, बात कर एसपी साहब से बात करने के बाद 1 घंटे के अंदर लड़के को अरेस्ट करके यहाँ पर 2 दिन में आप मुंबई आया, उस लड़की को 20% उसको रिलीफ लिया, सुकून मिला कि भाई इसका जो काम होना चाहिए वो हमने किया। और लड़की क्या चाहती है अभी उसको, इसके बदले अभी वो लड़के को, आरोपी को सजा क्या मिले? लड़की क्या चाहती है? लड़की से बात होने के बाद आपको कुछ पता चल रहा है? बोलना ये है कि लड़की के फैमिली वाले से भी जब मेरा बात हुआ था, उनका बोलना ये था कि मतलब जो हमारा पैसा गया है जी, बस हमको वही मिल जाए। और लड़की को जो इज्जत का सवाल उठता है उसका क्या? उसका हर्जाना कौन भरेगा? सरकार क्यों भरेगी? लड़का खुद भरेगा। कोई तो भरेगा, हाँ लड़का खुद भरेगा जैसा किया है जी। और जहाँ तक कि मैं एक और बात कहना चाहूंगा न्यूज के माध्यम से कि क्रिमिनल और आरोपी ये मत सोचो कि हमने 10 साल पुराना क्राइम किया है अभी हम बच गए। तो कानून का हाथ बहुत लंबा है, आज नहीं कल जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये मेरे लिए एक तजुर्बा है और ये मैंने देखा है कि भाई मतलब ये इतना 2005 की घटना है और आज 2020 है, 15 साल पुराना केस है। आज जाके वो आरोपी अरेस्ट हुआ। हाँ, तो इसी से कि सभी मतलब मेरे भारत के देशवासियों से मैं ये भी एक अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई गलत काम मत करो। अगर तुम सोचते हो कि हमने क्राइम किया है और हम बच जाएंगे, हमको कुछ नहीं हो रहा है, हम तो घूम रहे फिर रहे, तो कभी भी वक्त बोल कर नहीं आता है, कभी भी आप अटक सकते हो, कभी भी आप फंस सकते हो। तो ऐसा कोई आप गलत काम ही मत करो जी। चलो उम्मीद करते हैं हम लोग कि मतलब महिला आयोग तक भी ये खबर पहुंचे कि महिला आयोग क्या करिए। महिला आयोग जो है नेशनल वुमेन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, वुमेन राइट्स कमीशन स्त्री हक के लिए क्या कर रही है और औरतों के संबलीकरण के लिए उन लोग क्या कर रहे हैं। औरतें ऐसी यातना सहते ही रहें, ये सही नहीं। इसके बारे में अभी मेरा जो हमारे अपने महिला मतलब विंग की और जो हमारे प्रेसिडेंट है शांति सिंह चौहान जी, इसके बारे में थोड़ा हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे जी। और होम मिनिस्टर साहब के कान तक तो बात तो गई है जी जी। और इसको हम बहुत गंभीरता से लेते हुए और इसको बहुत सीरियसली इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग। और जहाँ तक कि होगा उसको कहीं पर भी, वो लड़की को कहीं पर भी मतलब उसको कहीं पर भी लूज नहीं लिया जाएगा। स्ट्रिक्ट से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर हम मांग करेंगे, महाराष्ट्र सरकार से भी और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसके लिए मांग करेंगे। और रेहान जी देखिए, मंत्रालय में भी सरकार की तरफ से कुछ है ऐसा, मतलब जो रिहैबिलिटेशन ऐसे टाइप के विक्टिम्स के लिए कोई रिहैबिलिटेशन है जो ऐसे यातना का, जैसे एसिड अटैक का या रेपिस्ट लोग के साथ में रेप, जिसके साथ रेप हो उसके साथ, क्योंकि उसके रिहैबिलिटेशन के लिए मेरे ख्याल से कुछ है, मेरे ख्याल से वुमेन कमीशन में, वुमेन मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री फॉर वुमेन ही चल रहा है। अंदर में इसका मेरे को तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी वुमेन विंग के जो आयोग जो है, जो हमारे स्टेट के मिनिस्टर जो होंगे वो लेडीज है, हम उन तक बात वो आयोग तक डाले हुए ह्यूमन राइट्स कोर्ट के अंदर भी केस पुटअप होगा। उसके बाद में जो कोर्ट का मान्यता होगा वो हम स्वीकार करेंगे। वैसे भी चलते चलते मैं इतना कह दूं कि भारतीय महिला लोग तो चाहते हैं कि जो भी लोग रेप किए उसको फांसी मिले। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल मिलना चाहिए। जिसी ने लड़के ने जो पोस्को केस जो लगता है 376 पोस्को जो लगता है, जो माइनर पोस्को, हम रेप विद माइनर, उनको तो सजा ही होना चाहिए। उनको तो मैं बोलता हूँ कि 21 दिन 1 महीने के अंदर उनको फांसी की सजा दिया जाए, फास्ट ट्रैक पे केस लेकर, फास्ट ट्रैक के ऊपर में। और जो एजेड लोग के साथ में किया जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो जी, ये कोई भी धर्म का हो, ये हमारा भारत है जी।
ये हमारा भारत है, फ्रीडम है, हमारे को आज़ादी जिस तरीके से दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी रेप करे, दिन रात दाड़े किसका भी कोई भी रेप करे। इसके ऊपर तो खास मैं इसको यूनो कोड के अंदर तो मैं खुद डालूंगा, ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग रुके हुए कि ये जो वॉल्यूशन जो हो रहा है, ये जो रेप के ऊपर में हो रहा है, जो एक्सटॉर्शन के ऊपर में हो रहा है, और ये मॉबलिंग साइकोलॉजी जो चल रहा है, मतलब जातिवाद जिस तरीके से चल रहा है कि कभी इसको मार रहे हैं, कभी उसको मार रहे हैं, कभी ये मर रहा है, तो इस चीज़ की तो मैं यूनो के अंदर हम लोग खुद हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया है इंडिया लेवल के ऊपर में कि इसको पूरा लेके यूनो कोड के अंदर में इसको अप्लाई किया जाए कि जल्द से जल्द ये 376 के ऊपर में, और ये जो मॉब साइकिलिंग जो चलता है, जो किसी को भी कोई पंडित को मार दे रहे हैं, कोई मौलाना को मार दे रहे हैं, कभी कोई गाय गरीब को मार दे रहे हैं, तो ये जो चीज हो रही है हमारे भारत के अंदर जो हो रहा है, उसके अंदर हम यूनो तक जाएंगे और यूनो के अंदर एक केस को पुटअप करेंगे हम। और ये IHRC जो काम कर रहा है अब जो जितना ह्यूमन राइट बना, ऑर्गेनाइजेशन बना, संगठन बना, ग्रुप बना, अच्छी बात है, पर ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स IHRC है, ये जितना काम है जो IHRC के गाइडलाइंस के अंदर में, मतलब जो ह्यूमन राइट, जो असल ह्यूमन राइट्स का जो काम है एजुकेशन के ऊपर में, मेडिकल्स के ऊपर में, वॉल्यूशन के इसके अंदर, चाइल्ड मैरिज के अंदर में, वुमेन्स के ऊपर में, जितने भी इसके अंदर हमारे जो स्ट्रक्चर बाइलॉज के अंदर जो जो चीजें हैं जो हमने पास किया है, सबके ऊपर IHRC धूम से काम करेगी और एक गली से लेकर स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल, नेशनल लेवल के ऊपर में काम करेगी, और ये बहुत बढ़िया टीम बनेगी। अब IHRC ह्यूमन राइट्स का काम करके लोगों को बताएगी। जी ठीक है रेहान जी, बहुत खुशी हुआ सुन के, और इसी तरह से कामयाबी मिलते रहे, और ये उम्मीद करेंगे लास्ट में कि मतलब पब्लिक की तरफ भी मतलब आपका रुझान रहे, पब्लिक से पब्लिसिटी करें ताकि पब्लिक को भी अवेयरनेस मिले इसका, और पब्लिक का भी सपोर्ट मिले आपको। पब्लिक का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, जैसा नहीं कि पब्लिक का जो समस्या दूर होगी तो जाहिर सी बात है पब्लिक तो सपोर्ट करेगा। जी जी जरूर, ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।